गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। कैसी है मेरी जीके फैमिली। आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज एक स्पेशल डे है। 7 जून 2021 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। और आप बता सकते हैं कि आप में से कौन मेरे जैसा फूडी है, खाना बहुत पसंद है जिसे। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है फूड सेफ्टी से रिलेटेड। 2021 की थीम रखी गई है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अनसेफ फूड की वजह से हमें काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस और पैरासाइट्स और केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, मोर देन 200 डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस ने असाइन की हैं 2 एजेंसीज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अपने एफर्ट्स लगा रही हैं प्रमोट करने के लिए फूड सेफ्टी पूरी दुनिया के अंदर। हमारे ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया। और इसका एम है ताकि अटेन किया जा सके और इंस्पायर किया जा सके, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए फूड की वजह से जो रिस्क होते हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए फूड सिक्योरिटी और ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इस ईयर की थीम रखी गई है फूड सेफ्टी, मतलब कि अगर आज हम अच्छा खाना खाएंगे तो कल हमारी हेल्थ अच्छी होगी। इसके अंदर स्ट्रेस दिया गया है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है फूड का वो सेफ होना चाहिए और इसकी वजह से इमीडिएट जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं लोगों को, प्लेनेट को और इकोनॉमी को मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पोलर वांडरिंग। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब होता है हमें बताना है। लॉस हुआ है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के अंदर, या फिर ये प्रोसेस है एक्सप्लोरेशन करने की किसकी? पोलर रीजन्स की, जो अर्थ के पोलर रीजन हैं उनकी, या फिर ये माइग्रेशन है जो मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ की सरफेस से जियोलॉजिकल टाइम के अंदर, या फिर ये चेंजिंग पोल स्टार हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हुए हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये इसके अंदर माइग्रेशन हुआ है मैग्नेटिक पोल्स का। देख लेते हैं इसे। पोलर वॉन्डरिंग है इसके अंदर, ये हमने बता ही दिया, माइग्रेशन होता है मैग्नेटिक पोल्स का। और ये एक एग्जाम्पल है मेजर करने के लिए डिग्री अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स की, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं मोर रिलेटिव किससे? जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस है उससे। यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख भी सकते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। ये आप पोल्स देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में है, देख सकते हैं कितना दूर है, और ये इस साइड है। लेकिन बाद में क्या हुआ है, जो पोलर वांडरिंग हुई है उसकी वजह से ये इस लाइन के ऊपर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कि इसके रिलेटेड जो बैम्बू होता है जिसे हम बांस बनाते हैं उससे रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डेडिकेटेड पोर्टल दिया है, पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। इसके अंदर मार्केटिंग की जाएगी बैम्बू गुड्स की। फिर क्या है, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कल्टिवेटर है किसके बाद में? बैम्बू का। किसके बाद में? चाइना और वियतनाम के बाद में। रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन है, वो लॉन्च किया गया था 2018-19 के अंदर, जिसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्लान किया गया था वैल्यू चेन की बैम्बू सेक्टर के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक डेडिकेटेड विंडो दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि पोर्टल दिया गया है, यहाँ पे पोर्टल नहीं आएगा, ये विंडो आएगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। और हम इस वर्ल्ड के फर्स्ट नहीं, थर्ड नहीं, सेकंड लार्जेस्ट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, इस पोर्टल के अंदर मार्केटिंग की जाएगी बैम्बू गुड्स की। और इंडिया है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कल्टिवेटर है किसके बाद में? चाइना के बाद में, जिसके पास है 136 स्पीसीज हैं इसकी और 23 जेनराइज हैं इसकी, जो कि स्प्रेड हुए हैं, कि जो कि कितने हेक्टेयर में फैले हुए हैं? 13.96 मिलियन। ये किसके द्वारा बताया गया था? स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2018 के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन है बाल्फेयर डिक्लेरेशन। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है? अफगानिस्तान, पैलेस्तीन, कोलंबिया, यमन। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा पैलेस्तीन से रिलेटेड है। देख लेते हैं बाल्फेयर डिक्लेरेशन है, इसके अंदर क्या किया गया था? पैलेस्तीनी
जूस को फ़लस्तीन के अंदर इस्टेब्लिश करने का काम किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। हालांकि उस टाइम पे जो मेजोरिटी थी वो अरब्स की थी फ़लस्तीन के अंदर। अब आप देख सकते हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं। फ़लस्तीन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपीयर हो चुका है अब। ये ग्रीन वाला एरिया पहले फ़लस्तीन का होता था। फिर उसके बाद में ह्यूमन्स ये जो सेटलमेंट्स की गई थी 1947 में, यूएन का पार्टीशन प्लान आया था उसके टाइम पे। तो ये एरिया था ग्रीन वाला, ये फ़लस्तीन के पास रह गया था। बाकी जो ये वाइट वाला एरिया है ये इजराइल को दे दिया गया था। उसके बाद में ये वाला एरिया है ये कवर कर लिया 1967 के अंदर। ये इतना एरिया है वो बाकी भी कवर कर लिया है इजराइल ने। अब ये इतना ही बचा हुआ है। 2020 का ये मैप है जिसके अंदर ये बहुत ही कम है। आप परसेंटेज में भी देख सकते हैं, पहले 100% था, फिर 44 रह गया, फिर 22 रह गया, और अब सिर्फ 15% में ही फ़लस्तीन है। बाकी पूरे एरिया पे कब्ज़ा किया हुआ है इजराइल ने। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एटलस माउंटेन्स हैं वो सीरीज़ ऑफ माउंटेन रेंज है। ये किसको डिवाइड करती हैं, यूरोप और एशिया को, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और कॉन्टिनेंटल यूरोप को, या फिर अटलांटिक और मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन को सहारा डेजर्ट से, या फिर ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का को। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। एटलस माउंटेन है वो सीरीज़ ऑफ माउंटेन है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, और ये सेपरेट करती हैं मेडिटेरियन और अटलांटिक कोस्ट लाइन्स को सहारा डेजर्ट से। ये स्ट्रेच की हुई हैं अराउंड 2500 किलोमीटर, जिसे हम 160 माइल बुला सकते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया किस किस के अंदर से निकली हुई है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया। और ये रेंज, इस रेंज की हाईएस्ट पीक है उसको नाम दिया गया है टुबोकल। ये सेंट्रल मोरक्को के अंदर है, और ये इसकी इवैल्यूएशन की गई है कि इसकी हाइट है 4167 मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अफ्रीका का ये रीजन है इसके अंदर ये सहारन डेजर्ट है। इसे आप देख सकते हैं, ये वाला क्या है, अटलांटिक ओशन है, और ये मेडिटेरेनियन सी है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है, ये किससे रिलेटेड है। हमारे ऑप्शन है सेडिशन से, डोमेस्टिक वायलेंस से, ट्रैफिकिंग से, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे रिलेटेड। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये एक सेडिशन से रिलेटेड है। सेडिशन क्या होता है, देशद्रोह। केदारनाथ सिंह के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो सेडिशन लॉ की है वो अपहेल्ड की गई थी, और इसके अंदर अटैम्प्ट किया गया था रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इसका जो मिसयूज़ होता है काफ़ी बार देखने को मिलता है कि अगर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको, हमारे जो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं, वो उनको अगर कुछ बोलते हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है। तो उसकी मिसयूज़ को रोकने के लिए इसके अंदर एक जजमेंट दी गई थी। कोर्ट किसी चीज़ की वजह से इंक्रीमेंट या फिर वॉयलेंस होता है या क्रिटिसिज्म किया जाता है गवर्नमेंट का, तो वो उसे सेडिशन नहीं बुला सकती हैं। वर्ड्स दिए गए थे कि इसके अंदर डिसअप्रूवल किया गया था जो रूलिंग रिजीम है वो सेडिशन। क्या हमारा रिसेंटली किसने जो जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 के अंदर, सलमान रुश्दी जी के द्वारा, डेविड ग्रोसमैन के द्वारा, डेविड डायब के द्वारा, या फिर सी जॉन रोनाल्ड के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, डेविड डायब के द्वारा। इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं। डेविड डायब हैं वो बन गए हैं पहले फ्रेंच नॉवलिस्ट जिन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 का। इन्होंने किस लिए जीता है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था फिक्शन विद एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ये इनकी पहली नॉवल है जो ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली होस्ट किया है एशिया की फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ वर्कशॉप को। हमारा ऑप्शन है IIT कटक, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा IIT मद्रास, बी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास, जो कि सेंटर फॉर मेमोरी स्टडीज़ के लिए है, इसने रिसेंटली होस्ट किया है वर्चुअल एशिया की फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप को। इंडिया जो मेमोरी स्टडीज़ से रिलेटेड है, जिसे INMS हम इन शॉर्ट बुलाते हैं। ये पहला नेशनल नेटवर्क है इनकी एशिया के अंदर इस फील्ड में, जिसके अंदर एजीज जो इंटरनेशनल मेमोरी एसोसिएशन है वो काम करेगी, और जो कि एजीज है किसकी, इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ एसोसिएशन की। और इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ एसोसिएशन है वो कहाँ है, एम्स्टरडेम में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ वेरिएंट डेल्टा। इसका नाम है B16172। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये क्या है,
हमारा आंसर होगा ए। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। वेरिएंट डेल्टा है, ये मोस्ट परवियस वेरिएंट है कोरोना वायरस का इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नियरली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस दिल्ली के अंदर ब्रेक थ्रू किया गया है कि 3 आउट ऑफ 4 इन्फेक्शंस हैं वो इस वेरिएंट की वजह से आए हैं। इन्फेक्शन की वजह से लोग हैं उनका अगर टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं जो कि वैक्सीन ले चुके थे। इस स्टडी के अंदर एक और चीज़ की रिपोर्ट की गई है, इसके अंदर न्यू म्यूटेशन है डेल्टा, जिसे नाम दिया गया है, और साइंटिस्ट ने बिलीव किया है कि ये रोल प्ले कर रहा है कोरोना वायरस को ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ह्यूमन सेल्स की। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, हाइडेलबर्ग सीमेंट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट है, ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है हमें ये बताना है, USA, जर्मनी, स्वीडन या फ्रांस। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, ये स्वीडन के अंदर लोकेटेड है। देख लेते हैं हाइडेलबर्ग सीमेंट ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है, और इसने प्लान किया है कि वर्ल्ड की पहली CO2 न्यूट्रल सीमेंट बनाएंगे 2030 तक कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसके अंदर जिसकी कॉस्ट होगी 100 मिलियन यूरोज़, जो कि अप्रोक्सीमेटली $122 मिलियन होते हैं इस प्लांट के अंदर, ताकि कैप्चर किया जा सके 1.8 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।